नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपके बच्चे को ओसीडी है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला हुआ है और उस बच्चे का दवाओं से या किसी और ट्रीटमेंट से जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब ईआरपी एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन से अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए ओसीडी के मैनेजमेंट में बच्चे को हेल्प करने के लिए पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसे वो बच्चे के ट्रीटमेंट में मददगार साबित हो सकते हैं, इस पर कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा और कुछ ऐसे इश्यूज आपके सामने रखूंगा जिससे कि ओसीडी को मैनेज करवाने में आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं और सक्सेसफुली उसके ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करवा सकते हैं, बच्चे के लिए एक अच्छी रिकवरी ला सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन पर ध्यान रख के आप उन्हें अमल में जरूर लाएं और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो एक थेरेपिस्ट मतलब कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट जरूर करें। जिन माँ बाप के बच्चों में एंजाइटी का कोई डिसऑर्डर होता है जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो बहुत आम होता है कि पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चे की एंजाइटी को दूर करने के लिए कुछ किया जाए, पर अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स के ज़्यादातर एफर्ट्स बहुत हेल्पफुल नहीं होते। इनफैक्ट उनकी वजह से बच्चे की एंजाइटी और भी बढ़ती है, क्योंकि बहुत आम तौर पर देखा जाता है कि पेरेंट्स के एफर्ट्स जो कि बच्चे को हेल्प करने के लिए लिए गए हैं, क्योंकि कॉमन सेंस कहती है कि बच्चे की एंजाइटी को दूर करने के लिए ओसीडी में जैसे कि अगर वो कुछ हाथ धुलवाना चाहता है, चीज़ों को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है या चाहती है, वो चाहती है कि इस तरह से किया जाए वैसे किया जाए, तो वो पेरेंट्स की मदद से करवाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में बहुत कॉमन होता है कि पेरेंट अपने कंसर्न अपनी चिंताओं की वजह से वो सब करने लगते हैं जिससे कि बच्चे की एंजाइटी दूर हो, पर आमतौर पर ये अच्छी नीयत से लिए गए एफर्ट्स भी बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं होते, बच्चे को बहुत ज़्यादा ओसीडी से बाहर आने में मदद नहीं करते। और क्योंकि बच्चा दिन का या ये कहें कि लाइफ का ज़्यादातर टाइम पेरेंट्स के साथ ही बिताता है, तो ऐसे में पेरेंट्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है कि वो क्या करें, कैसे उनके एक्शंस एक्टिविटीज़ और उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जिससे कि बच्चे की हेल्प की जाए, ना कि अनइंटेंशनली ना चाहते हुए भी बच्चे की एंजाइटी बढ़ जाए। तो बच्चे की एंजाइटी ओसीडी को बढ़ाने की बजाय, ना चाहते हुए भी उसमें कंट्रीब्यूट करने की बजाय बेटर होगा कि पेरेंट्स अपने कुछ बिहेवियर्स और कुछ अपनी चिंताओं पर ध्यान दें जिससे कि वो बच्चे की हेल्प कर पाएं। और इसी बारे में आगे मैं आपसे बात करूंगा, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बहुत से इंपॉर्टेंट टिप्स सजेशंस इसमें आपको मिलेंगे जो कि आपको बेहद यूजफुल साबित होंगे। आमतौर पर तो जो ट्रीटमेंट है जो कि ओसीडी का शुरू किया जाता है और ज़्यादातर पेरेंट्स को शायद ना चाहते हुए भी शुरू कराना पड़ता है, और वो होती हैं बच्चे को दवाएं दिलवाना ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए। और ये बहुत ही कॉमन अप्रोच है जो कि इंडिया में सबसे पहले शुरू कर दी जाती है। इनफैक्ट थेरेपिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि बच्चे की दवाइयाँ शुरू करा दी जाएं। पर पिछले करीब 40-50 साल की जो रिसर्च है जो कि साइकेट्रिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सब ने मिलकर की है, और जहां मैं रिसर्च की बात करता हूं तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की बात आती है जहां पर बहुत सारी रिसर्च हुई है ओसीडी पर, खासकर कि बच्चों में जो ओसीडी है उस पर। वो रिसर्च यही बताती है, और काफ़ी सारे देशों में ऐसी गाइडलाइंस भी हैं, मतलब सरकारी मेडिकल जो एसोसिएशंस हैं उनकी गाइडलाइंस हैं कि बच्चे का जब ट्रीटमेंट करना है ओसीडी का, तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हो वो ओसीडी के लिए ईआरपी मतलब एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ही होना चाहिए, जो कि एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल मतलब दवाओं वाला ट्रीटमेंट नहीं है। और ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी का एक पार्ट होता है जिसको कि सक्सेसफुली अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो बच्चे का ओसीडी काफी हद तक, इनफैक्ट कई सारे केसेस में तो कंप्लीटली मैनेज किया जा सकता है। और ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स को मैनेज करने के लिए एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का यूज होता है, जिसमें बच्चे के जो फियर्स हैं एंजाइटीज हैं उससे बच्चे का एक्सपोजर किया जाता है, उसका सामना कराना सिखाना पड़ता है
और साथ ही कंपल्जन्स को करने से बच्चे को रोकना होता है, या ये कहें कि रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करना होता है, पर ये बड़े कंट्रोल्ड तरीके से करवाना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। और क्योंकि बच्चा ज्यादातर टाइम घर में बिताता है, इसलिए सिर्फ थेरेपी के 1-2 घंटे के सेशन में ये पूरी तरह से नहीं हो पाता, बच्चे को अपने घर में भी करना पड़ता है। तो ऐसे में पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर चाहते हुए या ना चाहते हुए पेरेंट्स बच्चे के ओसीडी में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। अगर वो सही तरीका नहीं जानते होंगे बच्चे को मैनेज करने का, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट से बच्चे का ओसीडी बढ़ेगा। और अगर वो सही तरीका जानते होंगे, मतलब एक को थेरेपिस्ट, बच्चे के ही थेरेपिस्ट की तरह अगर वो एक्ट करना, परफॉर्म करना सीखेंगे, तो बच्चे को मदद दे सकते हैं उसके ओसीडी के मैनेजमेंट में। तो पेरेंट की भूमिका तो बहुत अहम है, इसलिए पेरेंट्स को ट्रेन होना बेहद जरूरी होता है बच्चों के साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। पर जो लोग दवाओं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं बच्चों का, वो अक्सर नेगेटिव वे में बच्चे के ओसीडी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब बच्चे का ओसीडी बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है दवाइयां ठीक कर रही होंगी, और बच्चे का जो ओसीडी है उसे बड़ा सारा लेक्चर दे के, रोक के, किसी ना किसी तरह से बच्चे को बस दूर किया जाए, ऐसा कर दिया जाए, जबकि ये सारे एफर्ट्स इफेक्टिव नहीं होते। अब यहां मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताता हूं कि ये सीबीटी में होता क्या है, जिससे कि ओसीडी को दूर करने में हेल्प होती है, और कैसे ये जो ओसीडी की जो थेरेपी है, जिसे ईआरपी कहा गया, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ये कैसे यूज में लाई जाती है और कैसे बच्चे के ऑब्सेशंस कंपल्जन्स को टारगेट किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक फियर हायरार्की बनाई जाती है। मतलब बच्चे को जिन जिन चीजों से डर लगता है, जिनसे एंजाइटी होती है, मतलब जो जो बच्चे के ऑब्सेशंस हैं, कंपल्जन्स हैं, जिसमें कि बच्चे को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो सकती है, उनकी एक हायरार्की बनाई जाती है। मतलब उनको रैंक करके कि किसमें बच्चे को ज्यादा एंजाइटी हो रही है, किसमें कम एंजाइटी हो रही है, कौन से बिहेवियर्स, कौन से कंपल्जन्स उसके लिए इजीली मैनेजेबल हैं, कौन से मुश्किल से मैनेज होते हैं, इन सबको हायरार्की में, रैंक में एक तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसकी पूरी लिस्ट बनाई जाती है, और इस हायरार्की के बेसिस पे इंडिविजुअल बिहेवियर्स को टारगेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा जो भी कर रहा है उसको बस एकदम से उसे कहने के लिए मना कर दें, रोक दें, ऐसे नहीं होता। इतना रैंडम तरीके से, इतना जबरदस्ती से नहीं होता। आप लेक्चर देकर बच्चे को समझाकर नहीं कर सकते। प्रॉपर एक लिस्टिंग बनाकर बच्चे को पहले समझाया जाता है कि किन बिहेवियर्स को टारगेट किया जाना जरूरी है, कौन से बिहेवियर्स पर पहले कंट्रोल लाया जाएगा और कौन से बिहेवियर्स को बाद में दूर किया जाएगा। तो जब भी हायरार्की बनाते हैं तो उसके अंदर 0 से 100 या 0 से 10 तक का एक लेवल सेट कर लेते हैं अलग अलग कंपल्जन्स का, मतलब उसमें होने वाली एंजाइटी का। जैसे किसी बिहेवियर में या किसी ऐसे सोर्स की वजह से जहां से बच्चे को एंजाइटी हो रही है, मान लीजिए कि जैसे बच्चे को गंदगी का, कंटेमिनेशन का ओसीडी है, तो हो सकता है बच्चे के अगर बेड को अगर आप टच कर दें तो बच्चे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, बच्चे की बुक्स, कॉपीज़ को टच कर दें तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो। पर वहीं अगर बच्चे के कपड़े या बच्चे के जूते या बच्चे के कुछ दूसरे बर्तन या ऐसी चीज़ें जो रोज़ धुल जाती हैं, अगर उनको टच करें तो शायद बच्चे को एंजाइटी ज़्यादा ना आती हो। तो आप पाएंगे कि कुछ चीजों के लिए तो बच्चे को ज्यादा एंजाइटी होगी, कुछ चीजों के लिए बच्चे को कम एंजाइटी होगी। तो कम और ज्यादा की ये जो पूरी हायरार्की, पूरा जो हम रैंकिंग करते हैं, इसे हम कहते हैं फियर हायरार्की। तो सबसे पहले ईआरपी, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में क्या किया जाता है कि जो लो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, जिससे थोड़ी बहुत ही एंजाइटी आती है, उससे पहले बच्चे को एक्सपोज किया जाता है, उसका एक्सपोजर दिया जाता है। मतलब उसको कहा जाता है इसको टच करो, चाहे वो कैसे भी टच करे, चाहे उसको उंगली से टच करना शुरू करे, धीरे धीरे उसके ऊपर ज्यादा उंगलियां लगाए, पूरे हाथ से टच करे, फिर उसको पूरा अच्छे से हाथों के बीच में टच करे। धीरे 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 बच्चे की आदत बनाई जाती है कि वो उस फियर लाने वाले ऑब्जेक्ट से एक्सपोजर लेता रहे, और जो उसे हाथ धोने की या जल्दी से खुद को साफ करने की जो नीड है, उसको रोकने के लिए कहा जाता है कि वो रोके, उसको इमीडिएटली हाथ ना धोए, एकदम ना भागे हाथ धोने के लिए, या परेशान ना हो जाए कि अब मुझे धोना पड़ेगा। तो बच्चे की जो एंजाइटी टॉलरेंस है वो डेवलप होती है। धीरे धीरे बच्चा समझता है कि मुझे बिना हाथ धोए या बिना किसी और को हाथ धोने के कहने की बजाय भी वो इस एंजाइटी को टॉलरेट कर सकता है। और क्योंकि हमने लो एंजाइटी वाले सोर्सेज से शुरू किया है, इसलिए बच्चे का ये रियलाइजेशन, ये कंट्रोल जल्दी आ जाता है। बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता या बहुत ज्यादा एंजाइटी फेस नहीं करनी पड़ती। तो एक्सपोजर हुआ, मतलब उसको टच किया, लो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस या ऑब्जेक्ट्स लिए, और साथ ही
रिस्पॉन्स प्रिवेंशन किया, धोने की जो साफ करने की जो नीड है उसको भी कंट्रोल किया। तो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन इस तरह से ट्रीटमेंट होता है। धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ी एंजाइटी से ज्यादा एंजाइटी वाली सिचुएशंस या ऑब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ने लगता है तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि मैं एंजाइटी को कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूं, और एंजाइटी मेरे कंट्रोल में है, ये अनकंट्रोलेबल अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। और साथ ही जिन चीजों का उसे डर लगता है कि वो सच हो जाएगा वो एक्चुअल में सच नहीं होते, बच्चे को यकीन आने लगता है। तो आप देखेंगे कि थेरेपी बड़ा कंट्रोल्ड तरीका है एंजाइटी दूर करने का, ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स को भगाने का। ऐसा तो नहीं कि एकदम से बच्चे को दूर कर दें और एकदम से उसको मना कर दें, तो बच्चे की एंजाइटी बहुत बढ़ेगी और उसमें बच्चा परेशान होगा, गुस्सा कर सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, रोना, चीखना, चिल्लाना, परेशान होना, कई तरीके के ऐसे डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स बच्चे दिखाते हैं जब पेरेंट्स जबरदस्ती करते हैं बच्चे के साथ और उसको रोकने की, दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है, पहला तो आपको बताया कि फियर हायरार्की को कैसे समझा जाए, प्रैक्टिस किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि घर में प्रैक्टिस रेगुलरली पेरेंट्स को कराना पड़ता है। थेरेपी में अगर आप सेशन में थेरेपिस्ट के साथ मिलते हैं तो वो तो इस तरह की कोई 1-2 एक्सरसाइजेस करा देगा, 1, 2, 4, 6 करा देगा, अलग अलग टाइम पर टारगेट करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। पर सिर्फ थेरेपी रूम में, क्लिनिकल रूम में सिर्फ करने से तो फर्क नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चा एंजाइटी से डे टू डे लाइफ में एक्सपोज हो रहा है। सुबह शाम उसको अलग अलग जगहों पर एंजाइटी फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसे में पेरेंट्स का कोऑपरेशन जरूरी होगा, क्योंकि पेरेंट्स की मदद से, इंटरफेरेंस से नहीं, मदद से बच्चे को एंकरेज किया जा सकता है। अलग अलग टाइम पर रूटीन बनाकर उसकी हेल्प की जा सकती है कि वो एक्सपोजर करे, चीज़ों को फेस करे, अपने टारगेट्स जो उसने थेरेपिस्ट के साथ सेट किए हैं उसमें पेरेंट्स उसको कोऑपरेट करके हेल्प करें ताकि वो उसको अच्छे से एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करा पाएं। और बच्चे को भी इस चीज़ के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होना पड़ता है कि अगर पेरेंट्स उसकी मदद करेंगे, उसको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, तो वो उनकी हेल्प से ईआरपी करने में आगे बढ़े। और इसकी शुरुआत थेरेपी रूम से भी हो सकती है, मतलब थेरेपी रूम में भी सिर्फ थेरेपिस्ट कराए ऐसा जरूरी नहीं है, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व थेरेपिस्ट करा सकता है, जिसको कि घर में जाकर जनरलाइज किया जा सके, मतलब और अलग अलग सिचुएशंस में इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ऐसे में पेरेंट्स का रोल ये होगा कि वो थेरेपिस्ट के साथ भी पहले ईआरपी को समझें, सीखें, और फिर घर पर उसको, बच्चे को प्रैक्टिस कराने में खुद भी मोटिवेटेड रहें और बच्चे को भी एंकरेज करें। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि पेरेंट क्रिटिकल होने से बचें, कोसने से, ताने मारने से, धिक्कारने से, या बच्चे को लापरवाह कहने से, बच्चे को जिद्दी कहने से बचें। क्योंकि अक्सर पेरेंट क्या होगा कि बच्चा जब उनकी नहीं सुनेगा, क्योंकि बच्चे को तो एंजाइटी है, बच्चे को तो बहुत ज़्यादा टेंशन, एकदम से स्ट्रेस आने लगता है, तो बच्चा मना कर सकता है। पेरेंट्स क्या ऐसे में करते हैं, बच्चे के साथ लड़ने लगते हैं, बच्चे को मारने लगते हैं, धिक्कारने लगते हैं। बच्चे का भी मोटिवेशन डाउन होता है, बच्चा रिएक्ट भी करता है, गुस्सा भी करता है, और पेरेंट्स की भी ईगो आ जाती है रास्ते में। पेरेंट्स भी अपनी ईगो में आ जाते हैं कि मैं तो इसे सब कुछ समझाता हूँ, समझाती हूँ तो कुछ करता ही नहीं, करती नहीं, सुनती नहीं, मेरी जिद्दी हो चुकी है। इन सब चीज़ों से बचना है। क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, बच्चे को एंकरेज करना है। बच्चे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी उठ रही है, ओसीडी एक एक्चुअल रियल बीमारी होती है, बच्चे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी उठ रही है, इसलिए क्रिटिसिज्म से बचें, क्योंकि उससे बच्चे का और आपका खुद का हौसला गिरेगा। इसलिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब बच्चा जितना जितना कर पाता है उसको एंकरेज करने पर फोकस करें, उसका रिकॉर्ड रखें, उसको नोटिस करें कि किन किन चीज़ों में बच्चा इंप्रूव कर रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ओसीडी से बाहर आ रहा है, और उसको एंकरेज करने की तरफ बच्चे को अप्रिशिएट करते रहें, एडमायर करें कि वो कैसे कर रहा है, कितना अच्छा कर सकता है, ताकि बच्चे का भी कॉन्फिडेंस ना गिरे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है रीएश्योरेंस का। मतलब कि बच्चा क्या है, पेरेंट्स से बहुत ज्यादा सवाल करता है, बार बार अपने डर के बारे में पूछता रहता है, और वो उनसे जवाब चाहता है कि बच्चे को रीएश्योरेंस मिले, एक तरीके का सुकून मिले, चैन मिले कि सब ठीक है, सब ठीक होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। और वो बार बार पेरेंट्स से पूछता है, बच्चा बार बार पूछेगा कि कहीं ये गंदगी मुझे बीमार तो नहीं कर देगी, कहीं मेरे मम्मी या पापा को कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्या सब ठीक होगा, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी,
क्या मैं ज़्यादा बीमार होकर कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी, या कोई मर तो नहीं जाएगा घर में। बच्चा कई तरीके के सवाल है जो पेरेंट्स से अक्सर करता है, चाहे वो डेथ के रिलेटेड हो, चाहे वो इलनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो जस्ट अपने फियर्स से रिलेटेड हो। क्योंकि फियर्स का मतलब होता है दिमाग में एक वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के बारे में सोचना, एक सबसे भयानक चीज जो घट सकती है उसके बारे में इमेजिन कर लेना। तो बच्चा क्या करता है, उस डर के बारे में पेरेंट्स से पूछता है कि हो तो नहीं जाएगा, और पेरेंट्स क्या करते हैं, अक्सर उसे रीएश्योरेंस देते हैं, मतलब उसके आंसर देते रहते हैं। वो कहते रहते हैं सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब होगा, बढ़िया है, सब चल रहा है, चिंता मत करो, परेशान मत हो। अब पेरेंट को तो लग रहा है कि ये बार बार इन सवालों के जवाब देना नॉर्मल बात है, बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, पर ये रीएश्योरेंस देना बच्चे को बार बार, ये एक्चुअल में उसके डर को बने रहने देता है, ये उसके डर को भगाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को कन्विंस कर रहा है कि मेरा डर जायज है और मुझे उसके बारे में बार बार सवाल करके हल ढूंढना, आंसर लेना जरूरी है। बच्चा ये नहीं नोटिस कर पाता, क्योंकि उसकी बीमारी उसे नोटिस नहीं करने देती, कि मैं ये बार बार पूछ रहा हूं या पूछ रही हूं और मुझे हर बार एक ही जवाब मिलता है, तो मुझे बार बार पूछने की क्या जरूरत है। दिमाग उस टाइम नहीं देख पाता। लॉजिक मत करें कि बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हो, ये है वो है, फिर आंसर भी दे देंगे। ऐसे नहीं करना, लॉजिक यहां काम नहीं करता। लॉजिक से चीजें काम करती होती हैं तो ये ओसीडी जैसी प्रॉब्लम्स होती ही क्यों। हमेशा दिमाग में रखें, लॉजिक, रीजनिंग, एक्सप्लेनेशन, रैशनलाइजेशन, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े मोटिवेशनल बातें कहना, ये सब अगर वर्क करते होते तो ओसीडी होता ही क्यों। ये हुआ ही इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ब्रेन, एंजाइटी, इमोशंस का कुछ इशू है बच्चे के साथ। केमिकल चेंज आ चुका है बच्चे में, न्यूरोलॉजिकली, जेनेटिकली बच्चे के अंदर ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिससे कि उसको ओसीडी होना था तो हुआ, बच्चे के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए बच्चे को बहुत ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस में लगने की बजाय बच्चे की प्रॉब्लम, उसकी एंजाइटी को समझें। पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए या बच्चे से परेशान होकर या उसके लिए चिंता की वजह से बार बार उसके सवालों का बस जवाब देते रहें, क्योंकि रीएश्योरेंस देने से बच्चे की एंजाइटी दूर नहीं होगी। तो यहां पर दो चीजें आती हैं, रीएश्योरेंस देकर बच्चे की एंजाइटी कम करना, जो कि हेल्पफुल नहीं होता, और साथ ही बहुत ज्यादा लॉजिकल तरीके से बात करना, वो भी हेल्प नहीं करेगा। बच्चे को लेक्चर दे दे के आप उसका ओसीडी दूर नहीं कर सकते, जो कि बड़ा आम, बड़ा कॉमन है। मैक्सिमम पेरेंट्स जब मुझे फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करते हैं थेरेपी के लिए, चाहे वो दवा ले रहे हो या चाहे ना ले रहे हो, हमेशा कहेंगे कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे को बहुत समझा रहे हैं, हमारी सुनता नहीं है, मैंने हर तरह की बातें बता दी, मैंने उसको संदीप माहेश्वरी की वीडियोस दिखा दी, सोनू शर्मा की वीडियोस दिखा दी, सारी बड़ी बड़ी मैंने उसको किताबें पढ़वा दी, उपनिषद और वेदों का ज्ञान दे दिया, मैंने उसको गीता का भी ज्ञान दिया, हमारे गुरुजी हैं उनके भी वहाँ पे लेकर गए, वहाँ पर भी मैंने सारी कहानियाँ बताई, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताए, मेरे पड़ोस में मेरी लाइफ में क्या हुआ था वो भी बताया, सब कुछ बताया, सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। पर ये तो मेरी सुनती ही नहीं, ये तो मेरी सुनता ही नहीं, इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। ये सब इशू है ही नहीं, आप कर ही गलत रहे हो। तो ना ज़्यादा लेक्चर देना है, ना ज़्यादा एश्योरेंस देते रहना है कि सब ठीक होगा, हाँ बढ़िया है, ठीक होगा, कोई नहीं होना, टेंशन मत लो, सब बढ़िया हो जाएगा। इन चीज़ों में भी नहीं पड़ना। दोनों ही तरीके गलत साबित होते हैं। ये जो रीएश्योरेंस देना होता है, ये इसको कहा जाता है एकोमोडेशन बिहेवियर या फैमिली एकोमोडेशन, इसे कहा जाता है। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि किसी तरह से बच्चा पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता है अपने ओसीडी या अपनी एंजाइटी और फियर्स को परफॉर्म करने में या उन्हें दूर करने में। मतलब बच्चे को जब बहुत तेज एंजाइटी हो रही है, वो खुद दूर नहीं कर पा रहा या पा रही, तो वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता है बच्चा। तो ऐसे में पेरेंट्स या तो इमोशनली फ्रस्ट्रेट होकर, या चिंता की वजह से, कंसर्न की वजह से, या अपनी मजबूरी में बच्चे का ओसीडी परफॉर्म करने लगते हैं। जैसे बच्चे ने कहा सफाई कर दो, तो पेरेंट बार बार सफाई करता रहेगा। बच्चा कहेगा यहां मत आओ, वहां मत जाओ, ये मत टच करो, वो मत टच करो, तो पेरेंट वही करता रहेगा। बच्चा घर से बाहर निकलना बंद कर देगा तो सारे पेरेंट्स या सारे घर वाले भी घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। सारे आउटिंग्स बंद हो जाएंगी, सारे दिन की रूटीन चेंज हो जाएगी, सोने का, उठने का, जागने का सारा रूटीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के ओसीडी के हिसाब से हर चीज जो है वो चेंज हो गई, शिफ्ट हो गई। इसे कहा जाता है एकोमोडेशन। चाहे वो डेली रूटीन में चेंज आए या चाहे बच्चे के ओसीडी को ही परफॉर्म किया जाए, मतलब जो बच्चा खुद नहीं कर रहा वो आपसे करवा रहा है, दोनों चीजें एकोमोडेशन बिहेवियर कहे जाते हैं, या जिसे फैमिली एकोमोडेशन कहें, जिसके अंदर
फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चे के ओसीडी में, और ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता, बच्चे के ओसीडी को बढ़ाता है, बहुत ही गलत होता है, इससे दूर होना होता है। अब आप कहेंगे हमसे दूर नहीं हुआ जाता, हमने तो बहुत कोशिश की, इसीलिए थेरेपी की जरूरत पड़ती है। बच्चे को अगर ERP एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन नहीं मिल रहा है तो बच्चा खुद मैनेज करना नहीं सीख रहा है। बच्चे को और फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर समझ ही नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है, बस जैसे तैसे एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन के साथ सब चीजें चलती रहती हैं। तो इसलिए प्रॉपर एजुकेट होने के लिए, प्रॉपर OCD की मैनेजमेंट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलें। बचें ना इन चीज़ों से। दूर क्यों भाग रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए? मामला यहाँ नॉलेज का नहीं है कि आप भी तो सब कुछ जानते हो, आपको भी पता है इलॉजिकल चीज़ें। नहीं, मैनेजमेंट जो होता है OCD का, वो लॉजिक या रीजनिंग से या नॉलेज से नहीं चलता, उससे नहीं होता। ये तो सबको पता है, थेरेपिस्ट भी जानते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, पर बच्चा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी बीमारी उसे ये सब लॉजिक रीजनिंग से चला नहीं पा रही है। बीमारी का प्रकोप, बीमारी का इंपैक्ट बच्चे पे बहुत ज्यादा है। इसलिए इन बिहेवियर्स को मैनेज करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल प्रिंसिपल्स, आइडियाज को समझना होता है कि कैसे आपके बिहेवियर्स बच्चे के OCD को बढ़ा रहे हैं और कैसे कम कर सकते हैं। कैसे आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका सोचना बच्चे के OCD को बढ़ा रहा है और कैसे उसे कम किया जा सकता है। तो थिंकिंग में चेंज आना और बिहेवियर्स में चेंज आना, ये दोनों चीजें जरूरी हैं ताकि एकोमोडेशन को दूर किया जाए। मतलब कैसे सब लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बच्चे के चारों तरफ एडजस्ट किए बैठे हैं अपने लाइफ को, उसको दूर करना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेरेंट्स को हेल्प करना है कि बच्चे की कोपिंग स्किल्स को इम्प्रूव कराएं, और ये सिर्फ थेरेपी से होता है या ये कहें कि इसका साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट करने से ही इसमें सक्सेस मिलती है। कोपिंग स्किल्स का मतलब हुआ कि जहां बच्चा अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखता है, अपनी डेली रूटीन, चाहे वो स्टडीज़ के इर्द गिर्द चलती हो, चाहे वो प्ले एक्टिविटीज़ हो, या जो भी डेली रूटीन में बच्चा करता है, चाहे वो OCD को परफॉर्म करने से रिलेटेड हो या दूसरी एक्टिविटीज़ हो, हर तरह के एक्टिविटीज़ में अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना बच्चे को करना ही पड़ता है, अदरवाइज OCD का रिलीफ नहीं हो पाता। कोई भी OCD बचपन में बच्चे को कभी भी रहा हो, वो सिर्फ मेडिसिन से दूर नहीं होता। जब तक बच्चा खुद अपनी कोपिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेगा, खुद अपने फियर्स को, अपनी एंजाइटीज को फेस करना नहीं सीखेगा, जब तक उसको तरीका नहीं आएगा सही, बच्चा OCD को दूर नहीं रख पाएगा। और ऐसे में पेरेंट्स को भी हेल्प करनी होती है, ना ही सिर्फ खुद के स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करके, बच्चे की एंजाइटी को मैनेज करने में भी जब पेरेंट्स हेल्प करते हैं तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, और बच्चे को भरोसा आता है कि ये एंजाइटी कंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और मैं खुद इसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बच्चा बेटर तरीके से एजुकेट हो पाता है अपने OCD के बारे में, और वो समझ पाते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चा भी, कि दवाओं का कितना रोल है और थेरेपी का कितना रोल है। मैं आपको फिर बता दूं, मैक्सिमम केसेस में दवाएं दिलाने के बाद भी थेरेपी की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि मैनेज करना, कोप करना, रेगुलेट करना, हैंडल करना OCD के बिहेवियर्स को खुद सीखना पड़ता ही है। और जो पेरेंट्स सक्सेसफुली थेरेपी करा के खुद को और बच्चे को मैनेज करना और करवाना सीखते हैं, वो बच्चे ज़्यादा लंबे टाइम तक OCD को दूर रख पाते हैं और साथ ही सक्सेसफुली अपने लाइफ के आउटकम्स, एकेडमिक्स में, जॉब में, करियर में, वो सब अचीव कर पाते हैं। नहीं तो ये OCD बढ़ता रहता है, दवाइयों पर निर्भर रहने से हमेशा ये आता जाता रहता है। कुछ टाइम के लिए OCD चला गया तो लगता है दूर हो गया, अब कभी दोबारा होगा नहीं, पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। OCD दोबारा आ जाता है, नए नए रूपों में आ जाता है। इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट ज़रूरी है, कोपिंग स्किल्स लर्न करना ज़रूरी है। तो फियर्स को फेस करना, ERP करना, कोपिंग स्किल्स लर्न करना, एकोमोडेशन ना करना, एश्योरेंस ना देना बार बार, मतलब रीएश्योरेंस सीकिंग से दूर रहना या दूर करना बच्चे को, और साथ ही ERP को सही तरह से घर पे प्रैक्टिस कराना, ये सारी टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज ज़रूरी होती हैं जिससे कि पेरेंट अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। चाहे वो बच्चे की एंजाइटी मैनेज कराना हो, डेली रूटीन मैनेज कराना हो,
सिम्टम्स मैनेज कराना हो या उसके दूसरे जो भी इमोशनल या बिहेवियरल इश्यूज हैं उनको मैनेज कराना हो। और लास्ट पॉइंट कि ज़रूरत हो तो पेरेंट्स खुद की भी काउंसलिंग लें। कई बार कई मामलों में पेरेंट्स की या तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो सकती है बच्चे को लेकर, या पेरेंट्स के आपस के ही शायद रिलेशन इतने अच्छे ना हो जिससे कि बच्चे पर असर पड़ रहा हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ऐसे में पेरेंट्स को भी ज़रूरी होगा कि वो अपनी काउंसलिंग और थेरेपी ज़रूर लें अगर उनके अपने इश्यूज बच्चे की थेरेपी में आड़े आ रहे हैं, बैरियर बन रहे हैं। और उन केसेस में जिसमें पेरेंट को भी ओसीडी या कोई दूसरा मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, कुछ भी हो सकता है, उस केस में तो पेरेंट को भी अपने लिए मैनेजमेंट करना, अपने लिए इन चीज़ों को हैंडल करना बेहद ज़रूरी होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं वो बच्चा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेरेंट से ही सीख रहा होगा, कैप्चर कर रहा होगा, उसको अडॉप्ट कर रहा होगा। तो इस वीडियो में दी गई ये टिप्स आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है ये सारी टिप्स आपको हेल्प करेंगी और इन्हें दूसरे लोगों से शेयर कर दें जिनके लिए वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल हो सकती है। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।